अस्सलाम वालेकुम। हम HFD यानी कि ह्यूमन फिगर ड्राइंग टेस्ट की इंटरप्रिटेशन सीख रहे थे, तो आज हम इसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पुअर इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ फिगर। जब कोई तस्वीर बनाता है तो उसमें हमने पता लगवाना है कि पुअर इंटीग्रेशन है या सही है। कल हमने बात की थी कि इंटीग्रेशन पुअर कब होगी, जब उसके बनाने का अंदाज़ ऐसा होगा कि अटैचमेंट सही नहीं हुई, बाजू साथ में नहीं जोड़े गए, लाइनिंग जो सर की है सर खुला रह गया, टांगे जो हैं वो धड़ के साथ सही से अटैच नहीं हुई। इंटीग्रेशन पुअर होने का मतलब आपको समझ आ रहा है। द साइन वॉज नॉट फाउंड टू बी अ वैलिड इमोशनल इंडिकेटर बिफोर एज 7 फॉर बॉयज़ एंड एज 6 फॉर गर्ल्स। 7 साल के बच्चे और 6 साल की गर्ल्स में ये इंडिकेटर वैलिड नहीं जाना जाएगा। यानी अगर आपका क्लाइंट बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल है या बच्ची है जिसकी उम्र 6 साल है, तो अगर उसकी इंटीग्रेशन पुअर भी है तो हम ये इंडिकेटर नहीं मानेंगे, क्योंकि इतने बच्चे की इंटीग्रेशन आमतौर पे पुअर ही होती है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि बॉय की 7 ईयर्स लिखी हुई है और गर्ल की 6 ईयर्स लिखी है, क्योंकि गर्ल्स की ग्रोथ जो है वो यहाँ पे आके बॉयज़ से ज़्यादा फास्ट हो जाती है, इसलिए इनकी एज जो है वो 6 ईयर्स लिखी है। ओवरटली एग्रेसिव, जो 7 साल से बड़े लड़के और 6 साल से बड़ी लड़कियां हैं, अगर वो पुअर इंटीग्रेशन करती हैं तो इसका मतलब होगा कि वो ओवरटली एग्रेसिव है। ओवरटली एग्रेसिव का मतलब होता है ऐसा अग्रेशन जो ऑब्जर्वेबल हो, जो आसानी से पता चल जाए कि ये अग्रेसिव हो जाता है। पुअर स्कूल बिगनर्स, ऐसे बच्चे जो हैं स्कूल में अच्छे नहीं चलते। स्पेशल क्लास पुपिल्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इमेच्योरिटी होती है इनमें, ये इमेच्योर होते हैं और इसमें इम्पल्सिविटी बहुत होती है। इम्पल्सिव होना क्या होता है? ये टिक के नहीं बैठते, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये कूल एंड काम नहीं होते, इनकी पर्सनालिटी में एक ठहराव नहीं होता। एंड सीरियस इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, और ये इमोशनली डिस्टर्ब पर्सनालिटीज़ को शो करते हैं। उसके बाद है शेडिंग ऑन HFD। अब शेड करना जो है एंग्जाइटी के मानों में आएगा। मैनिफेस्टेशन ऑफ एंग्जाइटी एंड द डिग्री ऑफ शेडिंग शोन इज़ थॉट टू बी रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ एंग्जाइटी। यानी शेडिंग एंग्जाइटी को शो करेगी, HFD में जो शेडिंग होती है वो एंग्जाइटी को शो करेगी, और शेडिंग जितनी ज़्यादा होगी एंग्जाइटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। शेडिंग ऑन फेस, जो बच्चे या बड़े HFD में फेस को शेड कर देते हैं, शोन ओवरटली अग्रेसिव, वो भी अग्रेसिव होते हैं, ये एग्रेशन को शो करती है। एंड हु स्टोल, ऐसे ये चोरी चकारी की आदत को शो करती है। ये चोरी चकारी ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों की हो, ये बातों की चोरी हो सकती है। ये बैठने में अंदाज़ ऐसे हो सकता है कि ये डिफेंसिव हों, चोरों जैसे अंदाज में हों, ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई किसी की चीज़ चुराने वाला ही एलिमेंट हो। इसके बाद होगा पुअर सेल्फ कंसेप्ट। इनका अपनी ज़ात के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, ये अपने आप को कमतर समझते हैं या बहुत ही ज़्यादा समझते हैं। इनको सही से पता ही नहीं होता कि उनका कप ऑफ टी क्या है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं है। ये इनके इश्यूज़ होते हैं, आप नोट कर लें साथ साथ। आप क्या करेंगे फिर? शेडिंग ऑन बॉडी और लिम्स, कुछ ऐसे क्लाइंट होंगे जो शेड करेंगे बाजू और लिम्स को, अपने बाजुओं को शेड करेंगे जो HFD बनाएंगे, या टांगों को शेड कर देंगे। इज़ कॉमन फॉर गर्ल्स थ्रू एज 7 साल की उम्र तक लड़कियों में ये बहुत कॉमन चीज़ है। अब इसका जवाब भी हम ले लेते हैं। क्यों कॉमन है 7 साल की गर्ल्स में? क्योंकि इस एज में सेल्फ डेवलप हो रहा होता है, तो लड़कियों में इतनी सी शाइनेस या एंग्जाइटी, बॉडीली चेंजेस होने की सूरत में ये चीज़ होती है उनमें, तो इसे हम कॉमन कंसीडर करेंगे। फॉर बॉयज़ थ्रू एज 8 साल का लड़का अगर शेडिंग करे लिम्स में, यानी बाजू और टांगों को शेड करे, तो ये भी कॉमन समझा जाएगा। इसको कोई हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है। बॉडी एंग्जाइटी को शो करेगी वैसे ये चीज़। जो बड़ी उम्र के लोग हैं अगर वो इन एरियाज़ को शेड करते हैं तो हम समझेंगे कि इसे बॉडी एंग्जाइटी है, यानी ये इनअप्रोप्रिएट फीलिंग्स का शिकार है। अपने जिस्म को लेके इसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, ख़ासकर प्राइवेट पार्ट्स को लेके ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस हैं इसके। फॉर एग्ज़ाम्पल साइज़ शेप के इश्यूज़ हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यंगस्टर हु स्टील, ये भी चोरी चकारी के मानों में आएगा। फिर सबसे अहम जो चीज़ है वो है साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स। साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स क्या होती हैं?
ये ऐसी नफ्सियाती दर्द होती है जो जिस्म के किसी भी हिस्से में होती है, लेकिन इसकी जो रीज़न है या काजिज़ हैं वो मेंटल होती हैं, ठीक है, यानी ज़हनी वजूहात की बिना पे इनकी बॉडी में पेन होता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, ये जवानों को। साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स, ये ऐसी शिकायत होती हैं जो बॉडीली होती हैं लेकिन इनकी वजूहात ज़हनी होती हैं। मसलन अगर कोई लिम्स को शेड करेगा ना, टांगें या बाजू शेड कर रहा है और उसकी उम्र 8 साल से ज़्यादा है, अगर वो लड़का है, या लड़की है तो 6 साल से उसकी उम्र अगर ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि इसको साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स हैं। यानी इसकी जो ख्वाहिशात हैं, जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, अनएक्सेप्टेबल विशेज़ हैं, वो बॉडी एंग्जाइटी की शक्ल में शो हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं शादी करना चाहता है या करना चाहती है तो वो शादी नहीं हो रही, वो रिजेक्शन है, तो पेन रहती है जिस्म में, टांगें दर्द रहती हैं, उसको नहीं पता, ये अनकॉन्शियसली होगा। यहाँ पे अक्सर पेशेंट्स आ जाते हैं हॉस्पिटल में, 30 इयर्स एज है, शादी को 2 साल हुए हैं, बेबी नहीं है, तो साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स आ रही होती है, स्टमक में पेन है, उल्टी आने हैं, ये वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, उनकी सारी मेडिकेशन हो जाती है, लेकिन उनका मसला वहीं का वहीं होता है। तो इस मसाइल को आम तौर पे साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स कहा जाता है। इनकी रीज़न्स जो हैं वो टोटली जिस्मानी नहीं होती, टोटली ज़हनी होती हैं। इसके बाद जो लिम्स को शेड करेगा, ये मास्टरबेटरी एक्टिविटी को भी शो करेगा, एंग्जाइटी अबाउट साइज़ एंड फिज़िकल ग्रोथ और कंसर्न अबाउट सेक्सुअल इम्पल्सिस, ये चीज़ भी बहुत कॉमन होगी कि इनको अपने जिस्म के अज़ा को लेकर एंग्जाइटी होगी कि इनको इनअप्रोप्रिएट लगेगा, कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। शेडिंग ऑन ऑफ हैंड्स एंड और नेक, जो हाथों को और गर्दन को शेड करते हैं, डज़ नॉट वैलिड इमोशनल इंडिकेटर अनटिल एज 7 फॉर गर्ल्स एंड एज 8 फॉर बॉयज़। यानी 7 साल की लड़कियां और 8 साल के लड़कों में ये इमोशनल इंडिकेटर वैलिड नहीं समझा जाएगा। इनसे जो बड़ी उम्र के होंगे, अगर वो हाथों को और नेक को शेड करेंगे तो समझा जाएगा कि इनमें भी चोरी चकारी की आदत हैं। बट इट आल्सो कंसर्नड ऑन HFDs ऑफ शाय, और जो शाय पर्सनस होते हैं वो भी शेड कर, ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ें नहीं मानेंगे। स्टीलिंग ट्रेंड्स अगर आप नहीं मान रहे तो फिर आप क्या मानेंगे? फिर आप मानेंगे कि ये बच्चे शाय हैं। एंड ऑफ अग्रेसिव चिल्ड्रन, और ये बच्चे अग्रेसिव हैं, गुस्सा करते हैं, डे ड्रीमर्स हैं, स्कूल में बैठे ऐसे ख्वाब बुनते रहते हैं, ठीक है, ये डे ड्रीमिंग को भी शो करता है। उसके बाद जो इमोशनल इंडिकेटर है वो है ग्रॉस एसिमेट्री ऑफ लिम्स, यानी बाजू और टांगों को बहुत बड़ा बना देना। गॉट इट? द एग्रेसिव चिल्ड्रन, ये बच्चे भी एग्रेशन शो करते हैं। द ब्रेन इंजर्ड, ऐसे बच्चे जिनके कोई दिमागी मसाइल होते हैं वो भी टांगों और बाजुओं का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। स्पेशल क्लास पुपिल्स, हो सकता है ये स्पेशल चिल्ड्रन हो, इनको कोई मसाइल हों साइकोलॉजिकल। पुअर कोऑर्डिनेशन, ऐसे बच्चे ताउन नहीं कर पाते, अगर स्टडी की सरगर्मियाँ हैं या घरेलू मामलात हैं तो ये इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर होती है, ये साथ नहीं देते। एंड इम्पल्सिवनेस, ये चीज़ इम्पल्सिवनेस को भी शो करती है। इम्पल्सिवनेस क्या होती है? फॉर एग्जांपल बॉल पॉइंट है हाथ में तो उसको ऐसे करी जाना, या लाइनिंग करी जाना, शेडिंग करी जाना, साइन करी जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये इम्पल्सिवनेस को शो करती हैं। न्यूरोलॉजिकल मेल फंक्शनिंग, ऐसे बच्चों के, ऐसे बड़ों के दिमाग का कोई सीरियस मसला हो सकता है। उसके बाद है फिगर स्लैंटिंग बाय 15 डिग्री और मोर, ऐसे लोग जो फिगर तिरछी बनाते हैं, 15 डिग्री तिरछी बना देते हैं फिगर, उसका क्या होगा? ये भी ब्रेन इंजर्ड होने को शो करता है। पुअर स्टूडेंट्स, नालायक बच्चों में ये चीज़ होती है। बोथ अग्रेसिव एंड शाय चिल्ड्रन, अग्रेशन और शाइनेस बड़ी साथ साथ चलती है। ये बच्चे भी शाय भी हो सकते हैं और अग्रेसिव भी हो सकते हैं। यंगस्टर्स विद साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स, ये ऐसे जवान हो सकते हैं जिनको साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स हों। याद रहे कि हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के दौरान ये चीज़ बहुत कॉमन है। GAD, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी बहुत कॉमन है। वो बॉडी एंग्जाइटी भी हो सकती है, वो कोई भी एंग्जाइटी हो सकती है, किसी भी ज़िंदगी के एक इवेंट को इतना ज़्यादा अहम किया कि उसकी एंग्जाइटी ले ली। या साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स हो सकती हैं कि कोई भी फ़िज़िकल पेन की सूरत में हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन उसे कोई भी फ़िज़िकल सिम्टम नहीं है, अगर उसके टेस्ट करवाया जाए तो बिल्कुल सही आते हैं, कोई उसे इवन दैट एंडोस्कोपी तक हो जाती है और कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन पेशेंट फिर भी इसरार कर रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं है।
अच्छा, अगर तो वो जानबूझकर अटेंशन सीकिंग हो, जैसे कि हॉस्पिटल में उसे कह दिया जाता है ये फंक्शनल है, ये अटेंशन लेने के लिए ऐसा ऐसा कर रहा है, तो फिर वो मलिंगरिंग के कैटेगरी में आएगा, एक डिसऑर्डर है। वरना वो साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स ही कहलाएंगी, उसमें इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी शामिल होता है। जनरल इंस्टेबिलिटी एंड लेक ऑफ बैलेंस, ये लोग अनस्टेबल होते हैं जो तिरछी फिगर बनाते हैं, इनका बैलेंस नहीं होता, इनकी पर्सनालिटी बैलेंस्ड नहीं होती, इनके इमोशंस, इनके बिहेवियर्स बैलेंस्ड नहीं होते। जी सना, आप बताएं हमें कि बैलेंस होना क्या होता है? बैलेंस होना क्या होता है, को बताए? जो बैलेंस रखने में वो तो एडजस्टेबिलिटी होगी। सर जी वो के उठने बैठने में नहीं, अभी मैंने बताया भी है, इमोशनली स्टेबिलिटी ना होना, बैलेंस्ड पर्सनालिटी ना होना, ठीक है, कभी फ़ौरन ही गुस्से में आ जाना, कभी बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो जाना, इनका गैर यकीनी हद तक इनकी पर्सनालिटी में ये चीज़ें होती हैं कि वो बैलेंस नहीं होते, कभी गुस्से से बिहेव करते, कभी कैसे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, ठहराव नहीं होता है ऐसी पर्सनालिटी में। उसके बाद जो इंडिकेटर हम देखने जा रहे हैं वो है टाइनी फिगर, जो बहुत ही छोटी तस्वीर बनाते हैं एचएफडी में। ये एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी को शो करती है, ऐसे लोग इनसिक्योर होते हैं। हमने फिर क्लिनिकल इंटरव्यू में पता चलाना होता है कि ये किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है। विड्रॉल एंड डिप्रेशन, ऐसे लोगों को डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रही होती हैं और विड्रॉल सिम्टम्स आ रही होती हैं। कोई भी चीज़ इनके ब्रेन में एक जगह फिट हो जाती है, फिर वो अगर वो चीज़ इनसे छुड़वाई जाए तो इनको फिर दर्द होते हैं, इनको परेशानी होती है, ये रह नहीं पाते, जैसे नशे वाले से नशा छुड़वाना होता है इसी तरह होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है डिप्रेशन। आम तौर पे आपके पास क्लाइंट आएगा, वो खुद कहेगा कि डिप्रेशन बहुत हो गया मुझे, मेरा कुछ करें। तो हम उससे पूछेंगे कि डिप्रेशन से तुम्हारी क्या मुराद है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसने डायग्नोज करके वो खुद ही आ गया और आपने उसका डायग्नोसिस मान लिया, ऐसा नहीं होगा। आपने उसे प्रॉपर डायग्नोज करना है, वो कुछ अपनी सिम्टम्स शेयर करेगा, फिर आपको पता चलेगा एक्चुअली इसकी डिप्रेशन से क्या मुराद थी। डिप्रेशन का एक अपना क्राइटेरिया है, लेकिन वो जो सिम्टम्स बता रहा है वो किसी और डिसऑर्डर में भी जा सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले एक ओसीडी की सिम्टम्स बताने वाला कह रहा है कि मुझे डिप्रेशन है। अब ओसीडी एक और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसकी अपनी एक सिम्टम्स है, क्राइटेरिया है। डिप्रेशन का अपना क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। जी सवेरा, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? जो एंग्जाइटी होती है वो मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड होती है, मतलब एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मतलब एंग्जाइटी में थोड़ी देर के लिए होती है और डिप्रेशन लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। चलें, और कोई बताएं, ऐड करें ऐसे इसमें। भी हो सकता है कि एंजाइटी जो होती है वो किस सिचुएशन से पहले भी होती है, डिप्रेशन बाद में। और एंग्जाइटी खत्म भी हो सकती है, डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं ख़त्म हो सकता? हो सकता है। एंग्जाइटी मतलब किसी भी जी, चीज़ की हो सकती है। आप फिर हमको इसमें जी रिदा ऐड करें, ऐड करें। एंग्जाइटी इज़ द माइनर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। एंग्जाइटी छोटी बला है, डिप्रेशन बड़ी बला का नाम है। एंग्जाइटी फ्यूचर रेलिवेंट होती है, जैसे कि सना ने कहा कि कोई चीज़ होने से पहले, वकूफ़ पज़ीर होने से पहले एक खौफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब के लिए गए, इंटरव्यू के लिए, आपको एंग्जाइटी है कि अगर मेरी जॉब ना हुई, आपको एंग्जाइटी है अगर मेरी जॉब होगी तो मैं क्या करूँगी, यानी गैर यकीनी सूरत हाल होती है, फ्यूचर रेलिवेंट, आने वाले ज़माने से खौफ होता है। और सम एक्सटेंट एंग्जाइटी बहुत अच्छी होती है, ये आपको उभारती है काम करने के लिए। अगर एंग्जाइटी एक हद से ज़्यादा हो जाए फिर इशू आते हैं, फिर इंसान हाथ पांव छोड़ के बैठ जाता है। डिप्रेशन बड़ी बला का नाम है। डिप्रेशन में इंसान माजी पे भी आई एम ए लूज़र एक टैग लगा लेता है कि मेरा माजी भी सही नहीं गुजरा और मेरा जो अभी ज़माना चल रहा है ना वो भी सही नहीं चल रहा, और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाला ज़माना गलत ही है मेरा। यानी वो तीनों ज़मानों के रेलिवेंट अपने ऊपर एक स्टंप लगा लेते हैं, और सुसाइडल आइडेशन होती है, खुदकुशी का रुझान होता है। इसके बाद टिमिड, जो टाइनी फिगर बनाते हैं, या टिमिडिटी को भी शो करती है, बुज़दिल से बच्चे जो हैं। और उसके बाद फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, ये अपने आप को गैर मुनासिब ख्याल करते हैं, फ़िज़िकल अपीयरेंस में अपने आप को गैर मुनासिब ख्याल करते हैं, बिहेवियर्स में अपने आप को गैर मुनासिब ख्याल करते हैं। इसके बाद जो इंडिकेटर है वो है बिग फिगर और मोर इन हाइट।
जो बहुत बड़ी तस्वीर बनाते हैं ये उनकी इमेच्योरिटी को शो करती है। पुअर इनर कंट्रोल, ऐसे लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं पाते। अगर कोई ख्याल आता है तो वो उस ख्याल में इतना ज़्यादा बह जाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता। यंगस्टर्स हु वर अग्रेसिव एंड हु स्टोल, वही चीज़ आ जाएगी, स्टीलिंग ट्रेंड्स होंगे जो अग्रेसिव हैं। फीलिंग्स ऑफ नार्सिज्म एंड पैरानॉइड डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी, नार्सिस्टिक टेंडेंसीज होंगी। ये आपने अभी तक नई चीज़ आई है, ये सेल्फ लविंग एटीट्यूड को कहेंगे। ऐसे लोग जो हैं वो एग्जैजरेटिव सेल्फ इमेज रखते हैं, ये अपने आप को बड़ी कोई आला शख्सियत समझते हैं, अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं। पैरानॉइड डिल्यूजन इनमें आम होता है, ग्रैंडियोसिटी आम होती है। ग्रैंडियोसिटी कहते हैं खबते अज़मत को, कि इनको अपना बड़ा अजीम लगता है, अपने आप को बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत ख्याल करते हैं। सेल्फ लविंग एटीट्यूड होता है इनमें, और ये शकूक व शुबहात का बड़ा ख्याल रखते हैं। इनको लगता है कि सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं और दूसरे मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी फ़िगर हूं, मैं कुछ अहम शख्सियत हूं मैं, और मुझे ख़तरा है कोई। गॉट इट। इसके बाद ट्रांसपेरेंसीज़ हैं, एक और इंडिकेटर है जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, जो फिगर में ट्रांसपेरेंसी शो करता है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि ऐसी तस्वीर बनाता है जिसमें ट्रांसपेरेंट चीज़ें बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने लिबास बनाया तो लिबास में से बदन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। दी ब्रेन इंजर्ड, ऐसे लोग जो हैं वो दिमागी तौर पे इनमें कोई ना कोई इंजरी है। चिल्ड्रन हु स्टोल, ऐसे बच्चे जो ज़िद्दी होते हैं और चोरी करते हैं। एंड हु वर ओवरटली एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा अग्रेशन वाले। ड्रॉ ट्रांसपेरेंसीज एंड इट आल्सो एसोसिएटेड विद इमेच्योरिटी, ये इमेच्योरिटी को भी शो करता है, इम्पल्सिविटी को भी शो करता है, एक्टिंग आउट बिहेवियर को भी शो करता है। ट्रांसपेरेंसीज ऑन द एरियाज ऑफ सेक्स इंडिकेटेड एक्यूट एंग्जाइटी कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मैं भी नोट करता हूँ, मेरे पास भी कुछ क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं, उनकी जेंडर कोई भी है। हम डिस्कस करेंगे कि अगर फ़ीमेल मेल की अपीयरेंस बनाएगी तो उसका क्या मानी है, और अगर मेल फ़ीमेल की अपीयरेंस बनाएगा तो उसका क्या मानी है। वो सेक्स ऑर्गन्स बना देते हैं और ऊपर से कपड़े भी पहनाते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट रखते हैं। उसके बाद जो इंडिकेटर है वो है टाइनी हेड, छोटा सा सर बनाते हैं जो HFD में, ये मैल एडजस्टमेंट को शो करता है। ऐसे बच्चे जो एडजस्टेड नहीं होते, जो एडजस्टमेंट में जिनको प्रॉब्लम आती, किसी भी नई जगह जाते हैं तो इनको देर लगती है एडजस्ट करने में। इंटेंस फीलिंग्स ऑफ इंटेलेक्चुअल इनएडिक्वेसी, इनमें जो जहानत का म्यार होता है वो बड़ा शदीद किस्म का होता है। ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड, स्मॉल हेड रिप्रेजेंट्स द कॉन्शियस विश ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव इंडिविजुअल्स, यानी वो जो मैं कह रहा हूँ रुझान इंटेलिजेंस का ज़्यादा पाया जाता है, वो बारीक बीनियाँ वो इनको ऑब्सेशंस पे मजबूर करेंगी। हो सकता है कि ऐसे लोग जो हैं उनमें OCD का रुझान हो, यानी कि ये उनके कंपल्जन्स को, ऑब्सेशंस को शो करता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑब्सेशंस एंड कंपल्जन्स? ऑब्सेशंस कहेंगे ख्यालात का बार बार आना, रेपिटेशन ऑफ थॉट्स, ठीक है, और कंपल्जन्स होंगे जब उन ख्यालात पर इंसान एक्ट करना शुरू कर देता है। गॉट इट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ख्याल आया कि कहीं मेरी चाबी बाइक में तो नहीं रह गई, एक दफ़ा ख्याल आया, दो दफ़ा ख्याल आया, तीसरी दफ़ा चेक करने चले गए, दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया, दरवाज़ा रात को बार बार चेक कर रहे हैं, दूध उबल तो नहीं गया, दूध चेक कर रहे हैं कि उबला तो नहीं अभी, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा ही जो ख्याल करते हैं, उनको चाहिए वो कंट्रोल करें, वो हेल्प लें इसकी, और इसकी टेक्निक्स होती हैं इसको दूर करने के लिए, वो इस्तेमाल करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल्फ फोर्स स्टेटमेंट एक टेक्निक है कि वो सेल्फ फोर्स स्टेटमेंट, वो 8 से 10 स्टेटमेंट जहन में रख लें या कागज़ पे लिख लें कि ये चीज़ मैंने नहीं करनी, मुझे ये चीज़ ऐसे आएगी, मैंने इसका उलट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल कर रहा है कि हाथ गंदे हो गए, मैं धो लूँ, तो कहना है सेल्फ फोर्स स्टेटमेंट क्या होगा, खुद से खुद ही ये चीज़ कहनी है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं अगर गंदे हो गए तो। ये चीज़ दोहरानी है, ठीक है। जब आप ये चीज़ दोहराएंगे बार बार तो आपको लगेगा नहीं। OCD की जब एक स्टेज बढ़ती है तो इनको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये दूसरों से सनद लेते हैं कि मेरे हाथ गंदे तो नहीं हो गए, मेरा चेहरा सही लग रहा है, वो बार बार वॉश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वॉशिंग ही हो, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बताएं किस हद तक क्या चीज़, मिसाल दें कोई। मतलब कि अगर आपकी ड्यूटी हो, अगर मैं कि कोई डोर बंद करना है आपको, तो
तो आपने कर दिया, लेकिन फिर भी आपके माइंड में बार बार ये बात है कि पता नहीं मैंने डोर बंद किया था या नहीं। जी ऐसा होता है, सर सुकून नहीं होता जब तक मैं बिल्कुल ऐसे ही है। फिर देखने के बाद भी एक वहम सा रहता है कि मैंने चेक कर लिया था। तो असल में वो ड्यूटी होती है। जब बंदा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को तारी करता है ना खुद पे, तो फिर ऐसा होता है, केयर फ्री नहीं रह जाता। फिर इंसान कहता है कहीं खुला ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि डांट पड़ेगी या कोई हादसा हो जाएगा, मेरे सर पड़ेगा। तो इस एहसास को कम करने की ज़रूरत है। इसको एसोसिएशनिज़म से कम किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हॉस्टल से निकलते हैं, आपका मोबाइल आपकी पॉकेट में है, बैग में है, आपकी चाबियाँ आपके पास हैं, आप कीज़ चेक करते हैं। आप 70 दफ़ा चेक करें या नीचे जाके ऊपर फिर फ्लोर पे आना पड़े, तो इससे अच्छा आप एक दफ़ा चेक करें। आप अपने रूल्स सेट कर लें कि मैंने ये चीज़ ऐसे चेक करनी है, बस दैट्स इट। उसके बाद चाहे मुझे 100 ख्याल आए, खुला है तो खुला रहे, ठीक है। जरासीम लगते हैं तो लग जाएं। एक्सपोजर थेरेपी भी की जाती है इसकी। जी, हु वांट टू इग्नोर द कंट्रोल ऑफ देयर ब्रेन, ऐसे लोग जो टाइनी हेड बनाते हैं, इनका जहन पे कंट्रोल नहीं होता और ये ख़ुद के जहन पे कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके बाद जो इंडिकेटर है वो है क्रॉस्ड आइज़, जो आंखें बनाते हैं हॉस्टाइल टुवर्ड्स अदर्स। आपको पता है आंखें कैसे बनाते हैं? एक आई बॉल इधर बना दिया, एक इधर बना दिया या इधर बना दिया। तो इनको कहते हैं ये दूसरों के साथ इनका जो रवैया है वो दुश्मनाना सा होता है। हु डज़ नॉट व्यू द वर्ल्ड इन सेम मैनर एज अदर्स डू, ये दुनिया को उस अंदाज से नहीं देखते जिस अंदाज से बाकी लोग देख रहे हैं। इनका वर्ल्ड व्यू ही कुछ और होता है। और आपको पता है हमारी जहनी सेहत डिपेंड करती है हमारे वर्ल्ड व्यू पे। अगर मेरा वर्ल्ड व्यू क्लियर नहीं है ना, मैं दुनिया के बारे में ये एहसास रखता हूँ कि दुनिया ज़ालिम है, दुनिया अच्छी नहीं है, दुनिया ये है, दुनिया वो है, या दुनिया बहुत अच्छी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी मेरे से सेशन ले रही हैं एक क्लाइंट, वो दुनिया को जन्नत समझती हैं। फिर क्या होता है, फिर वो सफ़र करती हैं, वो जिससे मिलती हैं, जिससे उनका रब्ता होता है, वो समझती हैं जैसे मैं अच्छी हूँ ये भी अच्छा है। और जब ऐसा नहीं हो पाता फिर वो डिसहार्ट होती हैं, फिर वो उनमें प्रॉब्लम आती है, फिर वो रोती हैं, फिर वो ज़ाहिर है दुनिया तो है, द वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर इनफ। तो मैं उनकी थेरेपी के दौरान उनको ये सेंटेंस बताता हूँ कि आपने 10 दफ़ा दिन में ये फ़िक्रा अपने जहन में रखना है, द वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर। आप चाहें कि जी आ जाए, ठीक हो गया, मैं आ रहा हूँ। एमओ कौन है बैठे? ठीक हो गया, ये उन्होंने बनाया, मैं आ रहा हूँ। जी, मैं क्या बता रहा था? दुनिया को फेयर नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया को फेयर समझते हैं कि दुनिया तो अच्छी है। दुनिया ज़ाहिर है सारे लोग अच्छे नहीं होते। इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे नहीं भी होते। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब हम एक डाई जो है वो फिट कर दें। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, तो मैं 2015 में एक कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट हमारी ऑफिस में आई, उन्होंने कहा मैंने शेयर करना है। तो ज़ाहिर आप इतने साल हो गए हैं तो मैं इसे स्टडी पर्पज़ के लिए आपको शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जो हैं वो बड़ी गंदी और बुरी गालियाँ देते हैं हमें, तो आप तो बड़ा अच्छा डील करते हैं। यानी वो बैठे बैठे उसका ख्याल आया कि मेरे वालिद में ये फ़ीचर्स क्यों नहीं है, ये ख़ासियतें मेरे वालिद में भी होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है, ये म्यार है। बैठे बैठे इंसान किसी दूसरे के ऊपर फिट करके देखता है कि ये तो ऐसे है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे सेहत क्यों नहीं मिल रही, सारे हंस रहे हैं, ठीक है, सारे हंस रहे हैं, सारे अच्छे अच्छे अंदाज से रह रहे हैं, सिर्फ मैं ही क्यों। तो उनकी ज़िंदगी से हमने वाई मी ये निकालना होता है। अब इसमें थेराप्यूटिक इंटरवेंशन क्या होगी? थेराप्यूटिक इंटरवेंशन इसमें ये होगी कि आप अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स के दर्जे से उतार के आम इंसानों के दर्जे में ला के देखें। आम इंसान से गलती होती क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो पेरेंट्स हैं, ये कोई हैंगी फैंगी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो पेरेंट्स भी तो इंसान हैं, उनके अंदर भी जज्बात हैं। जब पेरेंट्स कुछ हैंगी फैंगी करते हैं तो हम देख के सोचते हैं उनमें भी जज्बात हैं, तो हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, इनसे तो गलती होनी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को फिर ऐसे दूर किया जाता है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि पेरेंट्स भी इंसान हैं, उनके भी जज्बात हैं, वो भी ख़ता के पुतले, उनसे भी सारा कुछ हो सकता है। फिर ये एहसास कम हो जाता है। गॉट इट? इसके बाद हम
इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। दैट्स इट।